अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था। आज हम चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं जी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ें। A plane conducting loop is located in a uniform magnetic field that is directed along the x-axis. For what orientation of the loop is the flux a maximum? For what orientation is the flux a minimum? जी, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक लूप है मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है कोई भी, ठीक, कोई लूप पड़ा है उसके आगे। बताएं कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। ठीक है, फ्लक्स होता क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं ऐसे, ठीक है, और आगे ऐसे पड़ा है ये, तो सारी इसके अंदर से गुजर जाएंगी, ये मैक्सिमम फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। फ्लक्स का फार्मूला पता है ना, बी डॉट ए, सॉल्व कर दें, बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस। देख लेते हैं अभी, ये ऐसे पड़ा है ना ये लूप, ये आई लाइंस। एंगल कितना नजर आ रहा है आपको? आपको एंगल नजर आ रहा होगा 90, परपेंडिकुलर लग रहे हैं ना, वो तो 90 है, लेकिन हमने एंगल वो पुट करना होता है जो वेक्टर एरिया के साथ हो। ये तो सिंपल एरिया है ना, सिंपल एरिया तो 90, लेकिन इसका वेक्टर एरिया इधर को होगा। वेक्टर एरिया किसी भी सरफेस के आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो एंगल कितना है जी? 0। बी भी इधर को है और एरिया भी इधर को है, तो पैरेलल, तो एंगल 0। फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 कितना होता है? 1। फ्लक्स आ गया बी ए। मैक्सिमम फ्लक्स देखें, ये पड़ा परपेंडिकुलर है, लूप इसके परपेंडिकुलर पड़ा है, लेकिन हम एंगल 0 पुट कर रहे हैं क्योंकि एंगल हम वेक्टर एरिया वाला पुट करते हैं। और दूसरा मिनिमम फ्लक्स, ये कब होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस, जब ये लाइंस आ रही होंगी और ये आगे इस तरह पड़ा होगा। ये ऐसे पड़ा है और लाइंस ऐसे गुजरे, अब कोई इसके अंदर से लाइन गुजरेगी नहीं। ये इधर है, बी की डायरेक्शन ये है, लूप की भी डायरेक्शन ये है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये पैरेलल हैं, लेकिन हमने इन दोनों का एंगल नहीं लेना, हमने तो वेक्टर एरिया वाला एंगल लेना है। इसका अगर ये एरिया ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ है तो वेक्टर एरिया वाई एक्सिस की तरफ होता है, तो वेक्टर एरिया इसका ये है। अब एंगल कितना होगा हमारे पास? एंगल होगा 90। सरफेस पैरेलल पड़ी है, लेकिन एंगल हम 90 पुट कर रहे हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 90 कितना होता है जी? 0। तो फ्लक्स इज इक्वल टू 0। ये था जी फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। A current in a conductor produces a magnetic field which can be calculated using Ampere's law. Since current is defined as the rate of flow of charge, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about moving charges? जी, कहता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। दुनिया में जहां पे करंट वहां पे मैग्नेटिक फील्ड। क्या, क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, क्या स्टेशनरी चार्जेस की वजह से, रुके हुए चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है? दूसरा, क्या चलते हुए चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है? तो हम पहले इसका ए पोर्शन करते हैं। रुके हुए चार्जेस की वजह से, स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस। अगर चार्ज स्टेशनरी हो तो क्या कोई करंट होगा? नहीं, कोई करंट नहीं होगा। भाई चार्जेस के चलने को तो हम करंट कहते हैं, तो अगर चार्ज स्टेशनरी होंगे तो करंट कितना होगा? 0। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है? चले मैं सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू मुन्नी म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई की जगह पे 0, B इज इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी रुके हुए चार्जेस की वजह से, क्योंकि करंट 0 इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी 0। और क्वेश्चन का बी पार्ट, मूविंग चार्जेस, क्या मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी?
जी, मूविंग चार्जेस की वजह से करंट होगा, और करंट की वजह से हमेशा क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्जेस की वजह से करंट जीरो नहीं होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड, करंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी आई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। ये था जी दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Describe the charge in magnetic field inside a solenoid carrying a steady current I. If the length of the solenoid is doubled, but the number of turns remain the same, and the number of turns is double, but the length remains the same. जी थैंक यू। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर दें लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट ही रहें, और दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें और लेंथ कांस्टेंट ही रहे, तो क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है क्या, तो वो फार्मूला है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, B इज इक्वल टू मुन्नी म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एन होता है, तो लेंथ को डबल कर दें, म्यू नॉट एन, लेंथ की जगह पे पुट कर दें 2l, ये 2 को बाहर निकाल लें, 1/2 म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई, तो b प्राइम इज इक्वल टू 1/2, ये वही पुरानी वैल्यू आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी जी हाफ। ठीक है, ये सोलेनाइड था, इसकी लेंथ को आपने क्या कर दिया जी डबल, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स उसकी उतनी रही, यानी नंबर ऑफ टर्न्स को आपने नहीं छेड़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, वही मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन की जगह पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इस दफ़ा नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें, म्यू नॉट 2n ओवर एल आई, एन 2 को बाहर निकाल लें, म्यू नॉट n ओवर एल इंटू आई, ये वही पुरानी वैल्यू बन गई। हाँ जी, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो गई, लेंथ को डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गई, डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो गई। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। At a given instant, proton moves in the positive x direction in region where there is magnetic field in the negative z direction. What is the direction of the magnetic force? Will the proton continue to move in the positive x direction? Explain. क्वेश्चन नंबर 14.4 कहता है कि कोई प्रोटॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, और पॉजिटिव जेड एक्सिस बाहर होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस अंदर की तरफ होगा। ठीक है, क्वेश्चन सुने, अब क्वेश्चन की आपको समझ आ जाएगी कि प्रोटॉन एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो बताएं इस पे फोर्स किधर को लगेगी। तो जो चार्ज पे फोर्स लगती होती है, ये आपको बारहा मैंने समझाया है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जो चार्ज पे फोर्स लगती है उसका ये फार्मूला होता है, जो चार्ज पे लगती है, जो पूरे कंडक्टर पे लगती है वो I इंटू एल क्रॉस बी, जो चार्ज पे लगती है वो Q इंटू वी क्रॉस बी। तो प्रोटॉन एक चार्ज है ना, उस पर ये वाली फोर्स लग रही होगी। अब हम राइट हैंड रूल से डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। राइट हैंड रूल उस पर लगाते हैं जिसके दरमियान में क्रॉस हो, V और V। V किधर को है जी, V वेलोसिटी किधर को, इधर को, V इधर, ऐसे V, B मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, V B, V B, तो फिर फोर्स किधर को लगेगी, ऊपर की तरफ, तो द फोर्स विल एक्ट अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। ये था जी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two charged particles are projected into a region where there is a magnetic field perpendicular to the velocities. If the charges are deflected in opposite direction, what can you say about them? जी, कहता है कोई मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल्स, आपने वो दोनों फेंक दिए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड,
जब वो दोनों फेंके तो एक इधर डिफ्लेक्ट कर गया, एक इधर डिफ्लेक्ट कर गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, या एक ऊपर को एक नीचे को ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गए। इस बात का क्या मतलब है? हम कहेंगे अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गए तो इसका मतलब उन पे ऑपोजिट चार्ज था। अगर एक प्रोटॉन था तो दूसरा इलेक्ट्रॉन था। तो बोथ चार्ज पार्टिकल्स आर ऑपोजिटली चार्ज। इफ वन इज प्रोटॉन देन अदर इज इलेक्ट्रॉन। फोर्स तो दोनों पे यही लगेगी ना, Q इंटू वी क्रॉस बी, दोनों पे ये लगेगी। लेकिन प्रोटॉन के लिए अगर प्रोटॉन ऊपर को डिफ्लेक्ट हुआ है तो इलेक्ट्रॉन किधर को डिफ्लेक्ट होगा? नीचे की तरफ। तो बोथ चार्ज पार्टिकल्स आर ऑपोजिटली चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। Suppose that a charge q is moving in a uniform magnetic field with a velocity v. Why is there no work done by the magnetic force that acts on the charge? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहता है सिंपल कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन क्यों नहीं होता। मैंने आपको लोरेंट्स फोर्स वाले लेक्चर में भी वैसे इसका आंसर दे दिया था, अब दोबारा से सुन लें। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स के अंडर, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन क्यों नहीं होता। देखें, मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये किसी चीज़ को इस तरह सर्कुलर पाथ में घुमा देती है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल इस तरह सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस पे लगेगी उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ, और घूमती हुई चीज़ की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द टेंजेंट। ये टेंजेंट की तरफ, ये वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी यही। तो वर्क कैलकुलेट कर लें फिर कितना आएगा। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। हाँ जी, एफ के और डी के दरमियान में एंगल कितना है जी? 90 डिग्री। एफ डी कॉस 90, थीटा नहीं सॉरी, ये W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90 कितना होता है जी? 0। तो वर्क डन 0। ये हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।